कंगन देखकर मत जाइएगा, नहीं तो शेर भले शरीर से कमजोर हो गया है, नियत से कमजोर नहीं है। नियत वही नियत है, तो कैसे यह समाज हमारे साथ चला। इसलिए दोस्ती करेंगे, अब भाईचारा निभाएंगे। भाई और मित्रों, उनकी बातों में मत आइएगा, उनकी बातों में आइएगा तो बड़ा नुकसान होगा। विरासत को बचाए बगैर हम जगदेव बाबू के सच्चे सिपाही अपने को नहीं मान सकते। हम जगदेव बाबू के सच्चे सिपाही तभी अपने को मानेंगे जब इनकी विरासत को बचाने का काम, बढ़ाने का काम और मजबूत करने का काम करेंगे। सभी सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में कुछ लोग बैठे हैं, खड़े हैं, भाइयों, बहनों और मित्रों, सबसे पहले मैं अमर शहीद जगदेव बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, सर झुकाता हूं। पार्टी की ओर से बिहार यात्रा का कार्यक्रम तय हुआ है, जिसकी शुरुआत आज कोठा से हम सब लोग कर रहे हैं। बिहार यात्रा का यह पहला कार्यक्रम है। हम सब लोगों ने मिलकर तय किया, ऐसे इस यात्रा के पहले कई यात्राएं हमने की है अलग अलग समय पर, लेकिन प्रायः जब जब यात्रा की शुरुआत हमने पहले की, चंपारण के इलाके से यात्रा की शुरुआत हमने की थी। हाँ, यात्रा के क्रम में कोई भी यात्रा ऐसी नहीं रही कि हम कुर्था जाकर जगदेव बाबू के चरणों में हमने माथा नहीं टेका हो। सभी यात्राओं में हमने जरूर माथा टेकने का काम किया, हम हमेशा यहाँ आए। लेकिन यात्रा के क्रम में बीच में आए, शुरुआत हमने चंपारण की धरती से हमेशा की। इस बार यह पहली यात्रा है हमारे पूरे राजनीतिक जीवन में जब हम यात्रा की शुरुआत कुर्था की इस धरती से कर रहे हैं। जगदेव बाबू की धरती को सलाम करके, नमस्कार करके, प्रणाम करके हम कर रहे हैं। और यह तय हुआ था पटना में, सब साथियों ने मिलकर तय किया कि इस बार यहीं से शुरुआत करनी है। हम निकले हैं बिहार यात्रा पर, तो स्वाभाविक रूप से विधानसभा चुनाव जो अगले वर्ष होना है उस पर बात होगी। यात्रा के मुख्य मकसद में यह एक बड़ा विषय है। और यह जो इलाका है मगध का इलाका, और फिर हम यहाँ के बाद औरंगाबाद जाएंगे, औरंगाबाद से शाहाबाद की ओर प्रस्थान करेंगे। तो शाहाबाद और मगध का जो इलाका है, इस इलाके में लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव जो 2020 में हुआ, सबसे ज्यादा विपरीत स्थिति एनडीए के लिए इन्हीं इलाकों में 2020 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी रही और लोकसभा चुनाव में भी। बिहार के अन्य हिस्सों में एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन इस इलाके में एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। जब हम पूरे बिहार में निकले हैं विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, तो हमने सोचा कि पहले उस इलाके में जाना चाहिए जहां एनडीए के लिए परिणाम अच्छा नहीं रहा। कुछ तो बात होगी। बिहार भर के लोगों ने अलग तरीके से सोचा, और इस इलाके के लोगों ने, चाहे शाहाबाद के लोग हो या मगध के लोग, इन लोगों ने एनडीए के विपरीत मतदान किया। कुछ तो अलग बात होगी। तो इसलिए लगा कि क्या ये अलग बात है, इसको जाकर जरा नजदीक से देखने का काम करना है। इसलिए इस यात्रा की शुरुआत इसी इलाके से करनी चाहिए, यह एक कारण है। दूसरा कारण है, आप लोगों को याद होगा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के गठन के उपरांत हमने बिहार भर में नमन यात्रा का कार्यक्रम किया था। और नमन यात्रा के कार्यक्रम में भी हम यहाँ आए थे जगदेव बाबू को नमन करने के लिए। और उस वक्त हमने आकर और उस यात्रा के क्रम में बिहार भर में जाकर हमने सब लोगों से यही कहा था
कि जो विरासत हमारी रही है, जमुना कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत, जगदेव बाबू की विरासत, सामाजिक न्याय के आधार पे समाज बने चले, ऐसी सोच रखने वाले जो महापुरुष हुए हमारे बीच, उनकी जो विरासत रही है, उस विरासत को बचाने का काम करना है। हमने उस वक्त आकर यही कहा था, उस नमन यात्रा के माध्यम से। उस यात्रा का नाम ही था विरासत बचाओ नमन यात्रा। तो उस वक्त हमने आकर आपसे भी यही कहा था। हम फिर आपसे कहने आए हैं कि इस मकसद से पार्टी की स्थापना हुई। इस मकसद को पूरा करने के लिए आप सब लोगों का योगदान मजबूत तरीके से चाहिए। जगदेव बाबू के जो लोग हैं वही अगर भटक जाएंगे तो इस विरासत को बचाने में बड़ी कठिनाई होगी। तो इसलिए यहां से यात्रा की शुरुआत का यह एक और कारण है। इन कारणों से हम आए हैं, यहां से यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, अब विधानसभा का जब चुनाव होना है तो स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों को कुछ चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। हमने देखा है लोकसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव के बाद भी कुछ लोग लगे हुए हैं कि आपको बरगला दे। उस वक्त भी कुछ लोगों ने आपको भ्रम में रखने का काम किया और इस काम में, इस साजिश में कुछ लोग सफल हो गए और उनको लगता है कि फिर से इस साजिश में हम सफल हो जाएं। इसके लिए आपको दिग्भ्रमित करने की कोशिश हो रही है। हम आपसे कहने आए हैं कि विरासत को बचाने का यदि काम करना है और विरासत को बचाए बगैर हम जगदेव बाबू के सच्चे सिपाही अपने को नहीं मान सकते। हम जगदेव बाबू के सच्चे सिपाही तभी अपने को मानेंगे जब इनकी विरासत को बचाने का काम, बढ़ाने का काम और मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। कोशिश हुई और इस कोशिश में कुछ लोग आ भी गए और आगे भी इस तरह की कोशिश में लोग सफल हो जाएं, इस बात का प्रयास चल रहा है। हम आपसे गुजारिश करने आए, देखिए कई बार गलतफहमी के शिकार हम लोग हो जाते हैं। हम जिस विरासत की बात कर रहे हैं, हम जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं, इस विचारधारा के साथ जो भी खड़ा रहेगा, जो भी खड़ा है इस विरासत के साथ, इस विचारधारा के साथ, जो भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है ईमानदारी से, वही हमारा अपना आदमी है, चाहे वह किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। कई बार गलतफहमी के शिकार हम बना लिए जाते, हमारे परिवार का है इसलिए हमारा आदमी हो गया, हमारी जात का है इसलिए हमारा आदमी हो गया। कतई जब तक ऐसी बातों पर ध्यान देना आप नहीं छोड़िएगा, तब तक जगदेव बाबू की विरासत को बचाना संभव नहीं हो। कोई भी व्यक्ति हो जो हमारे साथ, हमारी विचारधारा के साथ खड़ा है, हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाने में ईमानदारी से लगा हुआ है, वह दूसरी जात का भी है तो वह हमारा अपना आदमी है। लेकिन अगर हमारी जात का भी उस विचारधारा के खिलाफ खड़ा है तो हमारा आदमी अपना नहीं है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। हुआ लोकसभा के चुनाव और कोशिश फिर से हो रही। अब तो हद तो तब हमने देखा पिछले दिनों 5 सितंबर को जो जगदेव बाबू की शहादत का दिन होता है, पटना में एक राजनीतिक दल का कार्यक्रम हुआ और उसमें जगदेव बाबू का नाम जगदेव कुशवाहा करके लिख दिया गया। अरे भैया, जगदेव बाबू किसी एक जात के नहीं थे। हाँ ठीक है, हमको भी फक्र है इस बात का कि हमारे घर में पैदा हुए, इस बात का फक्र है। लेकिन मरने के इतने दिनों के बाद किसी के का नाम परिवर्तित कर दिया जाए, यह अधिकार किसने दिया? हमारे जगदेव बाबू को किसी एक कुनवा में बांध कर रखने का काम नहीं होना चाहिए। कुनवा में बांधकर कुछ लोग चाहते हैं कि जगदेव बाबू के नाम पर वोट तो हम ले लें, लेकिन उनको कुनवा में हम बांध कर रख दे, इनका फैलाव, इनके विचारों का फैलाव, प्रचार प्रसार नहीं हो। वैसे ही लोगों ने जगदेव बाबू के नाम के साथ
जगदेव कुशवाहा लिखने का काम किया। जब तक आदमी जिंदा है अपने नाम में कोई परिवर्तन कर सकता है, छूट है किसी भी व्यक्ति को, लेकिन जो दिवंगत हो गए उनके नाम के साथ जात का नाम जोड़ करके टाइटल लिख देना, यह सरासर अपमानित करने जैसा विषय है, अपमानित करने जैसा विषय है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि हम इस बार ज्यादा टिकट देंगे। अरे भैया, ज्यादा टिकट देंगे, जगदेव बाबू के लोग अब टिकट के नाम पर अगर कहीं भटकेंगे, या अगर कोई सोच रहा है कि टिकट का लोभ देकर जगदेव बाबू के लोगों को हम अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, तो यह गलतफहमी है। हम आपसे भी कहने आए, टिकट का लोभ कोई दे तो उससे सावधान रहिएगा। अब टिकट के लोभ में नहीं रहना है, अब टिकट बांटने का काम करना है, टिकट के लिए हाथ पसारने का काम नहीं करना। कह रहे हैं लोग कि ज्यादा टिकट दे देंगे। भैया, ज्यादा टिकट देके क्या करोगे? अगर तुम्हारे टिकट पर कोई जीत के जाएगा जिसको कह रहे हो कि ज्यादा टिकट दे देंगे, तो वहां जाकर वह जगदेव बाबू की बात नहीं करेगा, वहां जाकर वह किसका जिंदाबाद करेगा? वह जगदेव बाबू की विरासत का जिंदाबाद नहीं करेगा। वहां जाकर आए थे हरिभजन को और वोटन लगे कपास, उनकी मजबूरी होगी, कपास को वोटने लगेंगे। तो इसलिए अब सावधान रहने की जरूरत है। यह जो दो तरह की बात, दो बातें आपके सामने लाई जा रही है, इससे सावधान करने के लिए हम आए। दो बात आपके सामने लाई जा रही है। एक यह जो गलतफहमी पैदा की गई है, पैदा की जा रही है, इससे बचने की जरूरत है कि कोई हमारे घर में पैदा हुआ तो हमारा आदमी हो गया, अब इससे हम लोगों को अलग देखना पड़ेगा। व्यक्ति का मूल्यांकन जात के आधार पर नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का मूल्यांकन विचारधारा और काम के आधार पर होना चाहिए। तो कोशिश लोग कर रहे हैं कि आप उस रूप में मूल्यांकन कीजिए ताकि बिना कुछ देखे हुए लोग वोट उनको दे दें। तो इससे सावधान रहने की जरूरत है, इससे सावधान रहने की जरूरत। और यह भी कहा जाता है कि हम टिकट देंगे तो जहां जहां से खड़ा हो जाएगा आपका आदमी, सब जगह उसको वोट दे दीजिए। यह भी गलत है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जहां जहां से आपके परिवार का आदमी खड़ा हो जाए, किसी पार्टी से निर्दलीय कैसे भी, तो उसको वोट दे दीजिए। देखिए, यह बात भी आपको भटकाने के लिए की जाती है। ऐसा जब तक करते रहिएगा तब तक वास्तव में आपका भला नहीं होने वाला है। किसी व्यक्ति का तो भला हो जाएगा, व्यक्ति का भला हो जाएगा, समाज का भला नहीं होगा। समाज का भला यदि करना है तो जगदेव बाबू की तरह जमात बनाने का काम करना पड़ेगा। जमात में सब लोग जो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हैं, जो भी न्याय से वंचित लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और उससे तमाम लोग, उस जमात के लोगों से हमको संबंध बनाना पड़ेगा। और वैसे लोग, उस जमात के लोग कहीं भी अगर उनकी ओर से उम्मीदवारी होती है, उसको अपना उम्मीदवार समझना पड़ेगा, न कि सिर्फ हमारी जात का है, हमारे घर का है, उसको हम अपना उम्मीदवार समझकर अगर करेंगे तो पूरे बिहार की राजनीति नहीं हो पाएगी। पूरे बिहार की राजनीति करनी है तो आपको इन चीजों से सचेत रहना पड़ेगा। हम आप सब लोगों से यही आग्रह करने के लिए है। अभी बड़ी चुनौती है सामने, आगे आने वाले दिनों में हम सब लोगों को बहुत कुछ करना है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपने ऊपर दायित्व लिया है। हम आपसे कहने आए कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को ताकत आपसे मिलेगी। आपने हमेशा ताकत देने का काम किया। कई लोग आएंगे आपको फिर बरगलाने का काम करेंगे। कहते हैं कई लोग, मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। जो लोग आरोप लगाते हैं मेरे ऊपर, उनके आरोपों पर जरा आप सावधान होकर विचार कीजिए। कई लोग कहते हैं, कहेंगे आपको कि उपेंद्र कुशवाहा तो कई बार बदल गए हैं, उन्होंने रास्ता बदल दिया है। भाई और बहनों, आप गौर कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा ने रास्ता जरूर बदला है, लेकिन जो लक्ष्य है हमारा, उस लक्ष्य को कभी ओझल हमने नहीं होने दिया। हमको जाना है पटना, अगर
जहानाबाद तरफ वाली सड़क जाम होगी तो हम लौटकर अरवल वाली सड़क से हम जाएंगे, लेकिन पटना पहुंचना है तो पटना ही पहुंचेंगे। हमने इस लक्ष्य को कभी ओझल नहीं होने दिया। और जो बदलाव हमने किया है, दूसरे लोगों की तरह कभी सड़क से सदन में जाने के लिए हमने बदलाव नहीं किया है, कभी संघर्ष से सत्ता में जाने के लिए हमने बदलाव नहीं किया है। जब जब हमने बदलाव किया है तो सत्ता छोड़कर हम सड़क पर आने के लिए हमने बदलाव किया है। हमने पहली बार राज्यसभा से जब इस्तीफा दिया तो राज्यसभा की सदस्यता आधा कार्यकाल जब बचा हुआ था उस वक्त हमने इस्तीफा किया था। लोग एक दिन वार्ड का मेंबर तो छोड़ना ही नहीं चाहता। हम सदन में थे, दूसरे लोगों की तरह हम अगर राजनीति में सिर्फ अपना स्वार्थ चाहते तो उस सत्ता को छोड़कर हम सड़क पर आने का काम नहीं करते। तो हम सत्ता छोड़कर, सदन छोड़कर सड़क संघर्ष में आए। उसके बाद भारत सरकार में हम मंत्री थे, हमको किसी ने हटाया नहीं था, हम भारत सरकार में मंत्री थे। उस वक्त भारत सरकार में मंत्री होते हुए हम छोड़कर सड़क पर आए थे। हम अभी भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के गठन के पहले हम सदन में थे, विधान परिषद के हम सदस्य थे बिहार में। सदन की सदस्यता छोड़कर हम त्याग पत्र देकर के हम सड़क पर आए। तो जब जब हमने बदलाव किया, ध्यान रखिए, जो बरगलाने वाले लोग हैं उनको बताइए, कहेंगे लोग कि उपेंद्र कुशवाहा बदल जाते रहे। हमने जब जब बदलाव किया तो अपने सुख के लिए, अपने सत्ता सुख के लिए बदलाव नहीं किया। सत्ता सुख के लिए बदलाव करने वाले लोग सड़क पर संघर्ष करते हैं और जहां कोई गुंजाइश दिखती है तो सीधे सत्ता में जाने के लिए, कुर्सी पर जाने के लिए किसी भी तरह का समझौता कर लेते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया। जब जब बदलाव हमने किया है तो उस कुर्सी को लात मार करके हम सड़क पर आते रहे हैं। तो दूसरे लोगों की तरह हमने बदलाव नहीं किया है। और चूंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं बिहार में वैकल्पिक राजनीति, जो राजनीति जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जगदेव बाबू जैसे महापुरुषों की विचारधारा से लैस राजनीति हो, ऐसी राजनीति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमारे सामने कठिनाई आती है। और जब उस वक्त जब कठिनाई आती है तो हमने कभी यह नहीं देखा कि हम किस कुर्सी पर बैठे हैं, हम छोड़कर जाएंगे तो संघर्ष में हमको जाना पड़ेगा। हमने जानबूझकर संघर्ष का रास्ता बार बार अख्तियार किया है। हमने जानबूझकर संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया है। इसलिए हम आपसे कहने आए कि लोग बरगलाने का प्रयास करेंगे, बरगलाइएगा मत। इस बार इतना अच्छा मौका है, इतना अच्छा मौका है, पूरे राज्य के लिए मौका है, देश के लिए मौका है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने हमेशा से जो एजेंडा हमारा रहा है, पहले हम जिस रूप में रहे राजनीति में, जो हमारा एजेंडा जब भी रहा वही एजेंडा हमारा, जब हम सड़क पर रहते हैं तब भी हमारा वही एजेंडा रहता है, जब हम सदन में जाते हैं तब भी वही एजेंडा हमारा रहता है। हम सदन में जाने के बाद एजेंडा को बदलने का काम हमने कभी नहीं किया है। हम जब भारत सरकार में मंत्री थे, आज जब हम सवाल उठा रहे हैं फिर से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली का जो विषय है, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जजों की बहाली में सब लोगों को मौका मिले, यह जो विषय है, इस विषय को पहली बार हमने तब उठाया था भारत सरकार में हम मंत्री थे और पार्लियामेंट में भाषण देते हुए हमने कहा था कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है। उस वक्त कुछ हमारे साथी जो बगल में बैठे हुए थे उन्होंने टोकने का काम किया, या भारत सरकार में मंत्री है और इस विषय को उठा रहे। हमने उस वक्त भी कहा था, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में यह बात है। अभी भी कभी कभी लोग सोशल मीडिया में डाल देते हैं चीजों को, आप भी देखते होइएगा। सोशल मीडिया से आज हर कोई अवगत है, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, देख सकते हैं। हमने मंत्री रहते हुए जब वहां यह सवाल उठाया और लोगों ने टोका तो हमने कहा कि भाई हम मंत्री बाद में हैं, जिस विरासत को लेकर हम राजनीति कर रहे हैं, जिस कमिटमेंट को लेकर हम राजनीति में हैं, उस कमिटमेंट को हम प्राथमिकता के आधार पर हम आगे रखते हैं। हमारे जो
बाकी हमारे लिए सत्ता का कोई पद है वह पीछे है, प्रतिबद्धता हमारी पहले। तो उस वक्त हमने उस आवाज को उठाने का काम किया और आज भी हम कह रहे, आज भी कह रहे कि जो यह सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली का, इस सिस्टम में बदलाव जरूरी है। ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के रहते हुए आज देश भर में इतना बड़ा हमारा देश और इसमें मुश्किल से 250-300 परिवार के लोग ही जज बन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। जो लोग नहीं जानते होंगे, जिन्होंने नहीं सुना होगा, आश्चर्य लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सिर्फ 250-300 परिवार के लोग ही अधिकांशतः जज बन रहे। हाँ, आज भी यही स्थिति, क्योंकि जज बनाने की जो प्रक्रिया है, जज की बहाली की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया पूर्णतः गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, गैर संवैधानिक प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया में जज लोग नहीं बनाए जाते हैं बल्कि उत्तराधिकारी बनाए जाते हैं। जो जज लोग पहले से बहाल हैं उन्हीं लोगों की एक कमेटी होती है जिसको कॉलेजियम कहा जाता है और उसी कमेटी के लोग 5-7 लोग बैठते हैं और अपनी जेब से नाम निकालते हैं। जिसका भी नाम पर्ची पर लिख देते हैं वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाता है। इसका नतीजा है कि गरीब घर के लोग जज नहीं बन रहे, जिनके पास पहुंच नहीं, पैसा नहीं, जज नहीं बन रहे। और इसी स्थिति में दलित महादलित तो जज बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, एक आध कभी अपवाद के लिए। अति पिछड़ा समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, महिलाएं बिल्कुल जज नहीं बनती है, एक आध कभी कभी। और इतना ही नहीं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, ऊंची जात के लोग हैं, उनके परिवार का भी बच्चा पढ़ने में चाहे जितना तेज हो, अगर गरीब परिवार का है, उसके पास भी कोई पहुंच नहीं, पैसा नहीं और पहले से उस परिवार का कोई जज नहीं, तो सवर्ण परिवार का भी कोई बच्चा चाहे जितना मेरिट रखने वाला हो, भूमिहार परिवार का हो, ब्राह्मण परिवार का हो, वह भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बन सकता। क्या यह व्यवस्था सही है? और जब तक ऐसी व्यवस्था रहेगी तब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा और न्याय नहीं मिल रहा है। कौन आवाज उठाएगा इसके लिए? जिसके ऊपर मुकदमा पर मुकदमा है वो लोग जब उठाएंगे, अपने को सामाजिक न्याय का चैंपियन भले लोग कह ले, लेकिन इस विषय को वही उठाएगा जिसको कोई डर नहीं है, कल कोई छापेमारी होगी और जेल में जाना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का कोई डर नहीं है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा इस सवाल को उठाते रहते हैं। हम ईमानदारी से उठाते रहते हैं और हमने तय किया है राष्ट्रीय लोक मोर्चा से कि हम इस एजेंडा को आगे लेकर चलेंगे। और हमको तो खुशी है, हमको खुशी है कि अब एजेंडा सिर्फ हमारा एजेंडा नहीं, एजेंडा सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एजेंडा नहीं है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति जी ने भी कॉलेजियम सिस्टम का जो दुर्गुण है और जिसके चलते जो जजों की बहाली में प्रतिनिधित्व का मामला है, इस विषय को हमारी राष्ट्रपति जी ने भी उठाने का काम किया है। इसके पहले वाले राष्ट्रपति जी ने भी उठाने का काम किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की कोशिश पर, जिस समय हम मंत्री थे उस वक्त पार्लियामेंट में भारत सरकार के निर्णय के उपरांत बिल आया। उस कॉलेजियम सिस्टम को बदलने के लिए भारत की सरकार कानून बनाना चाहती थी। भारत की सरकार ने पार्लियामेंट में उस कानून से संबंधित बिल भी लाया। बिल पारित हो गया, दोनों सदन से पारित हो गया। लेकिन पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको नहीं मानते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाहते, भारत की सरकार भी चाहती, उसके बावजूद यह नहीं हो रहा है। यह तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है, और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार जिस काम को करना चाहे उसको भी नहीं होने देना, यह कहां का न्याय है? लेकिन हो यही रहा है। आपसे हम कहने आए, आपसे कहने आए, या तब जाकर इसका सॉल्यूशन निकलेगा, समाधान निकलेगा, जब बिहार की जनता, देश की जनता खड़ी होगी। तब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग भी सोचने के लिए बाध्य होंगे। तब जाकर यह मामला आएगा, तब जाकर इसका समाधान होगा। और समाधान में हम यह नहीं कह रहे
कि कोई दलित परिवार का, पिछड़ा परिवार का कोई बिना पढ़े लिखे या कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति जज बन जाए, बिना मेरिट वाला जज बन जाए, हम यह कभी नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ इतना सॉल्यूशन दे रहे हैं कि जिस तरह से आईएएस और आईपीएस, कलेक्टर और एसपी की बहाली होती है और उसके लिए खुली प्रतियोगिता होती है, उसके लिए विज्ञापन निकलता है और उस विज्ञापन में कोई भी विद्यार्थी किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, यूपीएससी की तैयारी करता है, बैठता है, कंपीट करता है और वह कलेक्टर एसपी बन जाता है। ठीक उसी तरह की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली के लिए भी होनी चाहिए। खुली प्रतियोगिता हो, जो भी बच्चा किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उस परीक्षा में बैठे, मेरिट उसके पास होगी, परीक्षा पास करेगा, कंपीट करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाएगा। तो यह व्यवस्था हम चाहते, लेकिन यह तभी होगा जैसा कि हमने कहा कि धीरे धीरे इस बात को फैलाने का काम हो। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करनी है कि इसको जहां भी रहिए बहस का मुद्दा बनाइए, हर जगह, क्योंकि सामाजिक न्याय जो मुकम्मल हम चाहते हैं तब तक नहीं होगा जब तक यहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो। गरीब घर का आदमी किसी मामला में जब अन्याय से प्रभावित होता है तो न्याय की गुहार करता है, पहले नीचे के कोर्ट में जाता है, नीचे के कोर्ट से अगर नहीं उसको न्याय मिलता तो फिर ऊपर के कोर्ट में, जिला कोर्ट में जाता है, वहां से नहीं न्याय मिलता, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए, यही व्यवस्था हमारे यहाँ है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तब तक उस गरीब को न्याय नहीं मिलेगा जब तक यह व्यवस्था वहां है। इसलिए आप सब लोगों से कहने आए कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने इस पुराने एजेंडा को फिर से अपने एजेंडा में शामिल करने का काम किया है। और अच्छी स्थिति इसलिए कि भारत सरकार में हमारे आज के प्रधानमंत्री, पहले के प्रधानमंत्री किसी ने नहीं सोचा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा है। भारत की सरकार भी इस बात को लेकर के चिंतित है, तो इसलिए अनुकूल परिस्थिति है, इस परिस्थिति का लाभ लेना चाहिए। आप सब लोगों से आग्रह है इस विषय पर खराब हुई। बिहार में भी अच्छा काम करने वाली सरकार है। आपको याद होगा पहले जब हम शिक्षा को लेकर के हम आवाज उठाते थे, हमने भारत सरकार में रहते हुए शिक्षा सुधार का आंदोलन किया था। हमारा मानना है कि जब तक शिक्षा गरीब बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी, सरकारी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा देने का इंतजाम नहीं होगा, तब तक गरीब घर के बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता है। हम कुछ भी कर ले, बिहार की सरकार सड़क बना रही है, अच्छा काम कर रही है, हमको बड़ी सुविधा मिल गई। पहले जब हम आते थे सड़क की दुर्दशा थी, 6 घंटा में जहां पहुंचते थे अब 2 घंटा में पहुंचते हैं। तो सड़कों का जाल बिहार की सरकार ने बिछाने का काम किया। घर घर में आज बिजली राज्य की सरकार ने पहुंचाने का काम किया। तो काम तो बहुत कुछ राज्य की सरकार कर रही है, लेकिन एक शिक्षा का विषय है, इसमें भी बहुत काम राज्य की सरकार ने किया। उन दिनों जब हम शिक्षा सुधार का आंदोलन करते थे, बहुत सारे लोग मीडिया के बंधु भी यहाँ बैठे हुए हैं, पुराना पर्चा निकाल कर देखिएगा किसी के पास होगा तो। उस समय शिक्षा सुधार को लेकर जो हमारा आंदोलन था, जो मांग पत्र हमने उस समय राज्य की सरकार के सामने रखा था, 25 सूत्री मांग हमारी थी शिक्षा में सुधार के लिए। सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, इसके लिए जो 25 सूत्री मांग हमारी थी, अभी कुछ दिनों पहले से राज्य की सरकार ने उन्हीं मांगों को हूबहू लागू करने का काम किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। देर सवेर राज्य की सरकार ने ध्यान दिया। हम जिस तरह से टीचर की बहाली चाहते थे, जो जो मांग हमारी थी उसको उलट कर देख लीजिएगा, आज राज्य की सरकार उन मांगों को पूरा करने का काम कर रही है। इसलिए उन दिनों की अपेक्षा आज शिक्षा की व्यवस्था थोड़ी दुरुस्त जरूर हुई है, तो अच्छा काम राज्य की सरकार कर रही है। लेकिन आगे बहुत कुछ अभी करना शेष है। स्वास्थ्य का सवाल है, उसमें भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। नौजवानों के लिए रोजगार का सवाल, किसानों का सवाल,
हमने अपनी पार्टी के मुख्य नारा में दिया, जिसको मूल मंत्र के रूप में अभी शपथ लेते हुए आप सब लोगों ने इसको स्वीकार किया। हमारी पार्टी का जो मुख्य नारा हुई, हमारा मूल मंत्र है, जय किसान जय नौजवान। हम चाहते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़े, वास्तव में किसानों की आमदनी बढ़े। हरियाणा पंजाब में जो किसान गेहूं का उत्पादन करते हैं, दूसरी फसलों का उत्पादन करते हैं, भारत की सरकार जो एमएसपी के नाम पर पैसा खर्च करती है, उसका बड़ा हिस्सा हरियाणा पंजाब के किसानों की जेब में चला जाता है, बिहार के किसानों की जेब में नहीं आ पाता है। तो इस काम को करने का काम करना है। राज्य की सरकार ने, जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कृषि रोड मैप बनाने का काम किया है। बहुत कुछ किसान के विकास के लिए राज्य की सरकार ने किया है। तो किसानों के सवालों को भी लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा आगे बढ़ेगा। नौजवानों के सवाल को लेकर भी, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी में जितने लोग जा पाएंगे, जो लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसकी संख्या सीमित होती है, निर्धारित होती है, जो लोग नहीं जा पाएंगे उनके लिए भी रोजगार का अलग से इंतजाम हो। भारत की सरकार ने कोशिश शुरू की है, राज्य की सरकार ने भी कोशिश शुरू की है। आपको ध्यान में होगा कि भारत की सरकार ने इस कार्यकाल से पहले ही 10 लाख रुपया उन नौजवानों को देने की बात की जो नौजवान पढ़ लिख कर रोजगार करना चाहते हैं। उसमें सब्सिडी का भी इंतजाम है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब इसको 10 लाख की जगह 20 लाख करेंगे, तो इस तरह से नौजवानों को रोजगार मिले। इसके लिए भी हमारी पार्टी मजबूती से इस एजेंडा को लेकर आगे बढ़ने का काम करेगी। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करने आए, ताकत देने का काम कीजिए। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करने के लिए आए कि इस बार अच्छा मौका है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को जितनी आप ताकत दीजिएगा, आपने ताकत कभी दी थी तभी हमने पार्लियामेंट में जाकर आपके सवालों को उठाने का काम किया। ताकत दीजिएगा। इस बार एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बने, इसकी नितांत आवश्यकता। आप सब लोगों से आग्रह, कुछ लोग जो कोशिश करेंगे कि बदलाव कर दे, भाई और बहनों, अगर बदलाव उनकी बातों में आकर हो गया तो इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। आगे आने वाले दिनों में हमारा समाज कहां चला जाएगा। आज आश्चर्य होता है, कुछ लोग सत्ता में आने के लिए इतने बेचैन हैं कि पटना में एक दिन बयान आया कि अब अमुक जात के लोग झगड़ा नहीं करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, अब भाईचारा के साथ रहेंगे। अब भाईचारा के साथ रहेंगे, जो नेता ऐसी बात करते हैं, इसका तो सीधा मतलब है कि पहले भाईचारा के साथ जो राज था उनका, उस समय भाईचारा के साथ, तो कैसे यह समाज हमारे साथ चला। इसलिए दोस्ती करेंगे, अब भाईचारा निभाएंगे। भाई और मित्रों, उनकी बातों में मत आइएगा। उनकी बातों में आइएगा तो बड़ा नुकसान होगा। एक बूढ़ा शेर था जिसकी कहानी आप सब लोगों को मालूम है। वह जब बिल्कुल बूढ़ा हो गया, उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची, तो कहीं से उसने कंगन ले लिया। सोने का था या नहीं था, लेकिन चमकीला था, दूर से देखकर लगता था कि सोने का कंगन है। तो जो भी आसपास से गुजरता था तो शेर को देखकर तो कोई भी डर जाता है, तो डर करके उसके पास नहीं जाता था। और उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि पकड़ करके उसका भोजन का इंतजाम कुछ हो जाए। तो चल नहीं सकता था, भोजन नहीं, किसी तरह से शिकार नहीं कर पाता था। तो कंगन कहीं से मिला, उस कंगन को लेकर के और दिखाता था कोई जब बगल से क्रॉस करता था कि देखो भाई, हमने तो अब प्रण ले लिया है, हम तो बिल्कुल सात्विक हो गए हैं, हमने तो कसम खा ली है कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे। हमारे पास एक कंगन है, तुम इस कंगन को ले लो, हम कुछ नहीं तुम्हारा बिगाड़ेंगे। तो आने जाने वाला जो बगल से आते जाते थे लोग या और कोई दूसरा जानवर देखकर तो डरता था, लेकिन उसी में से एक लालच में पड़ गया और उसको लगा कि चलिए तो बूढ़ा शेर है, कंगन लेकर चल देंगे। तो कंगन लेने जैसे ही गया तो इतनी ताकत तो थी कि उसको दबोच करके और उसका भोजन उस शेर ने बना लेने का काम किया। तो यही कुछ कंगन दिखाने की बात हो रही है। कंगन देखकर मत जाइएगा, नहीं तो शेर
भले शरीर से कमजोर हो गया है, नीयत से कमजोर नहीं है। नीयत वही नीयत है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि पुराने इतिहास को भूलिएगा मत, पुराने अनुभव को भूलिएगा मत। और पुराने अनुभव इतिहास को भूलिएगा तो आपका जीवन तो चल गया, आपके बाद के जो बाल बच्चे हैं कोसेंगे आपको कि आपने तो देखा था कि कैसे चल रहा था, फिर भी वही ले जाकर बिहार को क्यों झोंक दिया। आपके बाल बच्चे कोसेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग मिलकर इतना अच्छा काम करने वाली सरकार बिहार में, दिल्ली में, इसको एक बार फिर से मौका देने का काम करना है, फिर से मौका देने का काम करना है। एनडीए की सरकार पटना में जिस तरह से काम कर रही है, नीतीश कुमार जी ने जितना अच्छा काम किया है, एक बार फिर से एनडीए की सरकार को इसी रूप में अगर मौका मिल गया तो जितनी भी कमी आपको अभी दिखती होगी, हम सब लोग भी वहां खुट्टा गाड़ कर उन कमियों को दूर कराने का काम करेंगे, दूर कराने का काम करेंगे। और जैसा बिहार आप चाहते हैं, जैसा समाज आप चाहते हैं, जिस विरासत के आधार पे जगदेव बाबू और जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत के आधार पे समाज का निर्माण आप चाहते हैं, उस तरह का समाज निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में बनेगा। नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, किसानों की समस्याओं का समाधान भी होगा और सामाजिक न्याय भी मुकम्मल तौर पे धरती पे उतर पाएगा। तो आइए आप सब लोग मिलकर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने मोर्चा संभाल लिया है, मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन मोर्चा संभाल हमने आपके भरोसे लिया है। आप सब लोगों से आग्रह है, अब तो लंबा अनुभव है इतने दिनों का, इस अनुभव का लाभ उठाइए। हमने मोर्चा संभाला है आपके लिए, अपने लिए नहीं, आपके लिए मोर्चा संभाला है। तो मोर्चा मजबूती से हम संभाल कर रहेंगे। आपको भरोसा दिलाते हैं, जगदेव बाबू के विचारों की कसम खाकर हम आपको बताना चाहते हैं, यह मोर्चा हमने आपके लिए संभाला है और हम मजबूती से एनडीए के साथ सरकार में आगे आने वाले दिनों में फिर से बिहार जाए, इस बात के लिए हम लगे हुए हैं। आपका समर्थन चाहिए, तमाम जाति धर्म के लोगों का समर्थन चाहिए। जो लोग इधर उधर की बात करने आएंगे उनसे सचेत रहिए और मजबूती से काम कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। अच्छी शिक्षा भी गरीब घर के बच्चों के लिए आएगी, स्वास्थ्य का भी अच्छा इंतजाम और अच्छा इंतजाम होगा, हर तरह से सब कुछ होगा। इसलिए आइए सब लोग मिलकर, तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह अपील है कि सब लोग मिलकर के साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, ताकि अगली बार फिर से एक बार एनडीए की मजबूत सरकार बिहार में बन पाए। हमारे साथियों ने आज यात्रा का पहला कार्यक्रम है, इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे साथियों ने किया। जैसे ही पटना जिला और अरवल जिला की सीमा पर हम पहुंचे, इतना अच्छा स्वागत, और रास्ते में देर आने का एक यह भी कारण है कि रास्ते में कई जगह लोगों ने रोका तो गाजा बाजा फूल माला के साथ इतना अच्छा स्वागत किया। और यहाँ भी इतना अच्छा कार्यक्रम आप सब लोगों ने किया है, तो हम इस बात के लिए, सफल आयोजन के लिए, अपने साथियों का और आपकी उपस्थिति के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं और फिर मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त।